नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इधर भारत ने रोका पानी तो थर थर कांपने लगा पाकिस्तान और शहबाज की हो गई बोलती बंद। खबर में आगे जिक्र होगा कि जयशंकर की सुरक्षा में चूक एक्शन में भारत सरकार, अब खालिस्तान समर्थकों की खोदी जाएगी जड़ें। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा 38 लाख लोगों को रोजगार। आगे जिक्र होगा कि बिहार में चुनाव अभी दूर पर हिंदू वोटरों को एकजुट करने की तैयारी में जुटे त्रिमूर्ति हुए सक्रिय। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। योगी बोले, ब्रजभूमि हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आशीर्वाद का केंद्र है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में प्रचंड बहुमत से खिलने वाला है कमल, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इधर भारत ने रोका पानी तो थर थर कांपने लगा पाकिस्तान, शहबाज की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने रावी नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान में दहशत फैल गई। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भारत के तर्ज पर पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश है। इंडो वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास रावी नदी के पानी पर 100% अधिकार है। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान की तरफ से अपने देश के किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस साल किसानों को फसलों को लेकर मिलने वाले पानी में 30 से 35% की कमी आ सकती है। शहबाज शरीफ सरकार के पास केवल एडवाइजरी जारी करने के अलावा इस वक्त कोई और विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में जल संकट गहराने वाला है, क्योंकि देश के प्राथमिक जल नियामक सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने जल संकट की चेतावनी दी है। कहा गया है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े जलाशय तरबेला और मंगला बांध तेजी से अपने मृत स्तरों के करीब पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर की सुरक्षा में चूक के बाद एक्शन में भारत की सरकार, अब खालिस्तान समर्थकों की खोदी जाएगी जड़ें। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के रास्ते को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने के मामले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। भारतीय जांच एजेंसियां इन प्रदर्शनकारियों में से हर एक को चुन चुन कर सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है, और इसके लिए उसने खालिस्तान समर्थकों के भारतीय कनेक्शन की तफ्तीश शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों के पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जांच एजेंसियों को इस बात का अंदेशा है कि कुछ महीने पहले इंडियन हाई कमीशन के सामने जो हिंसक प्रदर्शन किया गया था, उनसे कुछ प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद इन खालिस्तानी समर्थकों की संलिप्तता तथा इस पूरे प्रकरण में उनके हाथ साबित होते हैं तो उनकी संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि NIA पहले ही ब्रिटेन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले की जाँच कर रही है, और इस संबंध में ब्रिटेन की जाँच एजेंसी से भारतीय जाँच एजेंसियाँ लगातार संपर्क में हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा 38 लाख लोगों को रोजगार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 38 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा देगी। ये घोषणा शुक्रवार को विधान परिषद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की। बंशीधर ब्रजवासी के गैर सरकारी संकल्प का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। प्रदेश में अभी तक 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। बंशीधर ने स्नातक और उससे ऊपर के बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए होती है। सरकार युवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना आदि का क्रियान्वयन हो रहा है। स्वरोजगार आय के संदर्भ में नौकरी से बेहतर माना जाता है, और सरकार का लक्ष्य ये है कि एक भी योग्य युवा बेरोजगार न रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव अभी दूर पर हिंदू वोटरों को एकजुट करने की तैयारी में जुटे त्रिमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हाल ही में विधानसभा में बिहार का चुनावी बजट पेश किया गया, और इसी बीच बिहार में हिंदू धर्मगुरुओं के एक के बाद एक दौरे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश में हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे बागेश्वर बाबा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और श्री श्री पंडित रविशंकर एक साथ बिहार में सक्रिय हो गए हैं। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने इन त्रिमूर्तियों को राजनीति से प्रेरित
बताया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं और उनका कहना है कि देश रघुवर का है, बाबर का नहीं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, देश में हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। इस संकट पर हिंदू कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बिहार से। गोपालगंज को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। इन दिनों बाबा बागेश्वर ने यहाँ डेरा डाल रखा है। गोपालगंज में इन दिनों हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन चल रहा है। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है और वो बिहार में बाहर आने तक की बात भी अपनी सभा में कह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। योगी बोले ब्रजभूमि हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आशीर्वाद का है केंद्र। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में होली के त्योहार का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में थे। यहाँ उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। योगी ने आश्वासन दिया कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन और बलदेव सहित ब्रज क्षेत्र में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के प्रवर्तन के समान तेजी से विकास होगा। और बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों एवं लड्डूमार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली ये ब्रजभूमि श्रद्धा एवं आस्था की धरा है। इसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी बनेगा देश का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा दौरे पर बोले सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिससे लाखों युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोएडा उत्तर भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनने की ओर अग्रसर है। हैदराबाद के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकुंभ मेले में AI तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। उन्होंने कहा कि इस नई तकनीक से उत्तर प्रदेश में 50 लाख युवा लाभान्वित होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के नाम ये 8 रिकॉर्ड जो दूसरे राज्य कभी ना तोड़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और अब ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी का रेल नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है और यहाँ पहली रैपिड रेल सेवा शुरू हो चुकी है, जिससे यात्रा करना और आसान हो गया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं और जल्द ही एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू होने वाली हैं। यूपी देश का इकलौता राज्य है जहां अंतर्राज्यीय जल मार्ग विकसित किया गया है और इसे अयोध्या तक विस्तारित करने की भी योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के महाबली की बढ़ेगी ताकत, रूस के T-72 टैंक के इंजन के लिए हुआ बड़ा एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, भारत का महाबली टैंक T-72 अधिक दमदार बनने जा रहा है। भारत ने शुक्रवार को रूस की सरकारी स्वामित्व वाली रोसोबोरेन एक्सपोर्ट के साथ 24.8 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत T-72 टैंकों के बेड़े के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे। ये इंजन पूरी तरह से तैयार हैं और सेमी तैयार भी होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर ऐसा चीज खोज निकाला जिसके बाद इसरो हो गया गदगद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने शुक्रवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला की तरफ से की गई नई स्टडी को लेकर अहम जानकारी दी है। स्टडी में भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से रेडियो संकेतों का विश्लेषण किया गया। नई स्टडी से पता चला है कि चंद्रमा का आयन मंडल पृथ्वी की भूचुंबकीय टेल में प्रवेश करने पर अप्रत्याशित रूप से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दर्शाया करता है।
और दोस्तों ये खोज इस बात पर नई रोशनी डालती है कि चंद्रमा के वातावरण में प्लाज्मा कैसे व्यवहार करता है। साथ ही पहले की तुलना में चंद्रमा के अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र के अधिक प्रभाव का सुझाव देता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब बिहार बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने में जुटा संघ, पटना से 2000 किलोमीटर दूर सक्रिय मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है। इससे पहले बीते साल पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में संघ हाइपर एक्टिव था और उसी कारण दोनों राज्यों में भाजपा को शानदार जीत मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक संघ पटना से 2000 से अधिक किलोमीटर दूर एक अहम बैठक करने जा रहा है और इस बैठक में बिहार और फिर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु में संघ की 21 से 23 तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है और इसमें 1500 से 1600 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भाजपा सहित संघ के सभी सहयोगी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में संघ 1 वर्ष के कामकाज की रूपरेखा तय करता है और ये संघ की स्थापना का 100 वर्ष है। ऐसे में इस बैठक के मुख्य रूप से संघ अगले वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में विचार करेगा। विजयदशमी 2025 से विजयदशमी 2026 तक संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा और इस दौरान संघ के किस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित करना है इस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा होगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। रॉयटर्स की माने तो ट्रंप अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दोनों देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाला ये कदम सुरक्षा और जांच जोखिमों को लेकर लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप की इस लिस्ट में वो और भी देश शामिल हैं, लेकिन उनके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का उस समय खूब विरोध भी हुआ था, जिसके बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी के जीतने के बाद जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था। उन्होंने ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना पर धब्बा बता दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने दिया झटका तो चीन को याद आई दोस्ती, भारत के साथ मिलकर करना चाहता है काम। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है ताकि पिछले अनुभवों को समेटा जा सके, आगे की राह बनाई जा सके और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और चीन इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वांग यी ने कहा कि इस वर्ष चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है और चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि पिछले अनुभवों को समेटा जा सके, आगे की राह बनाई जा सके और चीन भारत संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत और चीन के बीच संबंधों के सकारात्मक प्रगति हुई है और उन्होंने पिछले वर्ष अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक को याद किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के चाणक्य जयशंकर के पाक अधिकृत कश्मीर पर वार से बौखलाया पाकिस्तान, उगला जहर, भारत ने कहा पीओके खाली करो पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जयशंकर के पीओके के लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री का बयान जमीनी हकीकत को नहीं दिखाता है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने बिना मांगे ही नसीहत दी है कि भारत आवश्यक रूप से जम्मू कश्मीर को खाली करे और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर को लेकर पूछे सवाल का करारा जवाब दिया था। भारतीय विदेश मंत्री के पीओके को खाली करने को लेकर आए बयान के बाद पाकिस्तान ने अब ये तीखी प्रतिक्रिया दी है और इससे पहले लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में जयशंकर से पास पत्रकार निसार ने सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कश्मीर समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि समस्या बचेगा ही नहीं अगर पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से यानी कि पीओके से अपना कब्जा छोड़ दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी पर गुस्से से लाल हुए नीतीश कुमार, बोले इनके हस्बैंड जेल गए तो वाइफ
वाइफ को सीएम बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर भड़क उठे और बड़े ही उखड़े अंदाज में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार बहुत तीखा बोल गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोग महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किए हैं। दरअसल ये पूरा बवाल आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर के सवाल से शुरू हुआ। वो प्रश्नकाल में जब महिलाओं के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही थी तब नीतीश कुमार को अचानक गुस्सा आ गया और वो सीट से खड़े हो गए और लालू परिवार को निशाने पर उन्होंने ले लिया। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और इनको कुछ मालूम नहीं है। इन लोगों ने आज तक महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। बता दें कि नीतीश कुमार कई बार महिलाओं के मुद्दे पर लालू परिवार और आरजेडी को घेर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बीते दिनों सदन में कहा था कि 2005 से पहले लोग रात को बाहर नहीं निकल पाते थे, माँ बेटी घर से बाहर जाने पर डरती थीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद आरएसएस का मिशन बिहार 5 दिनों के दौरे पर हैं मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में भगवा पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में आरएसएस ने शहर भर में 50,000 से ज़्यादा बैठकें की जिससे मतदाताओं को भाजपा के पीछे एकजुट किया जा सके। और दिल्ली चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद आरएसएस ने अपना ध्यान बिहार और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचे हैं और इसके दौरान वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना में बीजेपी ने कर दिया खेला, एमएलसी चुनाव में जीती 2 सीटें, कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने 3 में से 2 एमएलसी सीटें जीतकर तेलंगाना विधान परिषद में जीत हासिल कर ली है। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को हुआ था। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार मलका कुमराहियान को भी मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुना गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को योगी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा, बढ़ेगी सैलरी, हर महीने खाते में आएंगे रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में बड़ा इजाफा करने जा रही है। उच्च स्तर पर बनी सहमति के मुताबिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां से पास होने के बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 प्रति माह और अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्र को 25,000 रुपये और अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रति माह मिलता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिए जा रहे मानदेय का अध्ययन भी करवाया है। बताया जा रहा है कि सरकार स्तर पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को हर 3 साल पर वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है और अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी 2 गुनी से ज़्यादा हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 लाख नया युवा उद्यमी तैयार करेगी यूपी सरकार। गोरखपुर में सीएम योगी की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी और इसके लिए सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बरसाना में सीएम योगी ने खेली फूलों की होली और दे गए ये बड़ा आश्वासन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज की रज में कन्हैया के दर्शन हर कोई करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। आगे कहा कि महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सनातन की एकता का अकल्प समागम दुनिया ने देखा और इसकी सफलता के लिए सनातनियों का आभार जताया। भारत के 3 तीर्थ में काशी उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्मभूमि भी इसी उत्तर प्रदेश में है और कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत और विकास की परंपरा शुरू हुई और वो महाकुंभ में देखने को मिली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों व लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली ये ब्रजभूमि श्रद्धा
श्रद्धा और आस्था की धरा है। इसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने सिलवासा में दी 2587 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में 2587 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल ने कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इसके बाद वो सूरत जाएंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। सिलवासा में पीएम मोदी ने कहा कि सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ हर जगह के लोग रह रहे हैं और यहाँ का कॉस्मोपॉलिटियन मिजाज बताता है कि दादर एवं नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का कभी ना हारने वाला प्लान, काशी से केदारनाथ और सोमनाथ से शारदा पीठ तक पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर। जी हाँ दोस्तों, काशी में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को मां गंगा का बेटा बताया था और गुरुवार को जब वो मां गंगा की गोद यानी उत्तराखंड के मुखवा देवी के मंदिर में पहुंचे तो कह डाला कि मां के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, उन्होंने काशी से केदारनाथ का एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की और ये भी बताया कि सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी दे दी है।